दोस्तों, मैं बैठा हूँ धौलपुर की धरती पर और मेरे बगल में कल कल करके बह रही है चंबल की नदी। चंबल की नदी धौलपुर और मुरैना के बीच एक तरह से विभाजन रेखा का काम करती है। लेकिन इस नदी से जुड़े हुए कई मिथक हैं जिनमें ये कहा जाता है कि ये नदी लोगों के अंदर उग्रता का भाव जगाती है। ऐसी बातें इस पूरे चंबल में तैरती हैं कि कभी इसी पानी को पीने से लोगों के जो तेवर थे वो बागी हो जाया करते थे। तो इस नदी से जुड़े हुए सच क्या है और मिथक क्या है, आज हम इसी बात को जानेंगे विस्तार से ट्रैवल जुनून की इस खास पेशकश में। नमस्कार, मैं हूं मुकेश तिवारी। आइए चलते हैं चंबल नदी को जानने और समझने के इस कमाल के सफ़र पर। दोस्तों, हमारे साथ अनिल तोमर जी जुड़े हुए हैं जो इस क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्हीं से हम समझेंगे चंबल नदी के बारे में। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद ट्रैवल जुनून को समय देने के लिए। नमस्कार। जी नमस्कार। अनिल जी, सबसे पहले चंबल नदी के बारे में बताएं। चंबल नदी देश की सबसे स्वच्छ और शुद्ध पानी वाली नदियों में से एक है। ये इंदौर के पास जानापाव से निकली है, जहाँ भगवान परशुराम की जन्म स्थली थी, वहाँ से ये निकली हुई है। और उसके बाद में 960-65 किलोमीटर का सफ़र करते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा में मुरादगंज है, वहाँ पर पच नदी में मिलती है। उसके बाद में ये यमुना में मिल जाती है। जी, लेकिन आपने यमुना की बात की। हम यमुना को देखते हैं, उसका स्वरूप अलग तरह का है। इस नदी का स्वरूप बिल्कुल अलग तरह का है। अभी तो आपको मटमैला पानी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हम सर्दियों में आए थे एक बार, तब इसका पानी बिल्कुल नीला था। तो यमुना से विपरीत होने की वजह क्या है? नहीं, यमुना के विपरीत होने की वजह यह सीधी सी बात है कि यमुना जो है वो दिल्ली जैसे महानगरों, आगरा, मथुरा जैसे महानगरों से निकली है। वहाँ का जो सीवर का नाला सब यमुना में जा रहा है, और चंबल इससे अछूती है। चंबल किसी महानगर से या किसी शहर, कोटा को छोड़ के किसी भी शहर के किनारे से नहीं निकली है। तो इसमें कहीं से कोई भी गंदा पानी या कोई बाहर की वो चीज़ नहीं आती है। आपने सर्वे का भी जिक्र किया था अभी कुछ? हाँ, अभी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मध्य प्रदेश ने प्रदेश भर की नदियों के पॉल्यूशन का पता किया था कि पानी इनका कितना प्रदूषित है, पीने योग्य है या नहीं है। तब चंबल नदी के कम से कम 10 जगहों से उन्होंने सैंपल लिए थे, इंदौर से लेके और भिंड तक। तो चंबल नदी का पानी केवल एक सैंपल थोड़ा सा नागदा है उज्जैन के पास में, वहाँ का थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। बाकी बात 9 के 9 सैंपल शुद्ध अच्छे आए, उनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी आई, यानी कि पानी पीने योग्य है। सीधे आप अगर पीना चाहते हैं तो पी लेंगे, तो इससे कोई परेशानी नुकसान नहीं होगा। देखिए अनिल जी, पानी की स्वच्छता की तो बात हो रही है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि इसके पानी में उग्रता का भाव है, जो पीने से जो लोग बागी हो जाते हैं। तो उसको कहाँ तक समझते हैं आप, क्या सही है वो? नहीं, पानी का असर होता है ना। वैसे भी अपने यहाँ कहावत है कि कहीं भी जाते हैं तो बोले हर 10 किलोमीटर में पानी बदल जाता है, उसका स्वाद बदल जाता है, तासीर बदल जाती है। चंबल के पानी की तासीर अलग है। चंबल के पानी की तासीर इसलिए भी अलग है, लोग बागों को तो कहना है इसके पीने से आदमी क्या कहते हैं उग्र होता है, लेकिन उसकी वैज्ञानिक वजह भी है। जो मुरैना गर्ल्स कॉलेज के केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर अम्बानी, उन्होंने इस चंबल के पानी के ऊपर रिसर्च की थी। उन्होंने कि इसी के ऊपर कि आखिरकार पानी उग्र क्यों करता है या क्या है ऐसा जो लोग कहते हैं। तब उन्होंने पाया था कि इसमें पानी में सल्फ़र की मात्रा आती है थोड़ी सी, और सल्फ़र जो है शरीर में जाके मस्तिष्क को उग्र करता है। तो ये मान सकते हैं कि इसके उग्रता की वजह है। अच्छा, लेकिन क्या आज लोग पानी को पीने से कतराते हैं? नहीं, चंबल के पानी को पीने से मुझे नहीं लगता कतराते हैं, बल्कि यहाँ जो लोग रह जाते हैं, अधिकारी वर्ग वगैरह, और यहाँ से ट्रांसफ़र होकर भी चले जाते हैं, तो चंबल के पानी को मंगा के पीते हैं। वजह उसकी ये है कि इसका पानी पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर इसका ये गिलास पानी पी लिया जाए तो आपके अगर पेट अगर गैस भी बन रही है तो वो भी दूर हो जाती है, पेट बिल्कुल हल्का हो जाता है।
अनिल जी, ये नदी हम देख रहे हैं अभी, देखिए दूर अगर मैं बोलूँ वासु और संजय भाई से मैं बोलूँ कि वो दिखाएं, ये नदी ऐसी नदी है जिसे घाटों पर कोई मंदिर नहीं है, किनारों पर कोई घाट नहीं है, आरती की व्यवस्था हम नहीं देख रहे हैं दूर तक, तो क्या इसको शापित नदी भी मानते हैं? नहीं, अब ये किंवदंती हैं यहाँ। द्रौपदी ने श्राप दिया था कि तेरे न तो पूजा होगी न तेरे पानी का उपयोग पूजा में होगा। और इसके पीछे ये वजह बताते हैं कि चाहे जो महाभारत में द्रुत क्रीड़ा हुई थी, इसको जुआ बोलते हैं, जब कौरवों और पांडवों के बीच में द्रुत क्रीड़ा हुई थी, वो चंबल नदी के किनारे ही हुई थी। और उसमें पांडव हार गए थे द्रौपदी को और उनका चीरहरण हुआ था। उसके बाद में उन्होंने इस नदी को श्राप दिया था कि तुम देखती रही और मेरे साथ ऐसा हो गया। अच्छा, और यहीं पर पास में कुतवार भी है, बस दर्शकों को बताएं कि कुतवार की इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि वो पास में ही है। कुतवार पांडवों की जो माँ थी कुंती, उनका मायका था, तो इसलिए। और वहाँ पर जब कुंती कुंवारी थी और उन्होंने सूर्य भगवान का आह्वान किया था, तो सूर्य भगवान आए थे, तो उनके जहाँ पर उनके घोड़े उतरे थे उनके निशान आज भी कुतवार में हैं, उन पत्थरों। कहते हैं कर्ण की उत्पत्ति वहीं पर हुई थी। हाँ, कर्ण की उत्पत्ति वहीं पे हुई थी और वहीं जो आसन नदी है उसमें उन्होंने बहा दिया था। जी जी। और दूसरे पांडव हरसिद्धि माँ को लेके उज्जैन से लेके आए थे अपने युद्ध को जीतने के लिए। हरसिद्धि माँ ने ये कहा था कि हमें एक बार में आपको ले जाना है अपने युद्ध स्थल तक, बीच में कहीं हमें रखना नहीं है। लेकिन जब ये कुतवार से निकले तो उनके ननिहाल था, तो उनके मामा और इन सब लोगों ने रोक लिया, बोले आराम कर लो, तो उन्होंने माँ को वहाँ रख दिया, ध्यान भूल गए। तो आज भी हरसिद्धि माँ वहीं है जी। वो हाँ, वो एक मंदिर है, वो ऐतिहासिक। हाँ, हरसिद्धि माँ, ये केवल देश में 2 मंदिर हैं, एक उज्जैन में है और एक यहाँ कुतवार में। जब कुतवार के मंदिर आप जाते हैं तो दाहिनी तरफ पड़ता है ये मंदिर, हाँ, हरसिद्धि माँ का। तो अनिल जी, जब हम पानी की बात करते हैं तो आपने कई बातें हमसे भी शेयर की जो कुएं से जुड़ी हुई हैं, कोई नीम का कुआं एक। नहीं, वो कौंथर के कुएं हैं 2। हाँ, वो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, कौंथर गांव है, तोमरों का गांव है। वहाँ 2 कुएं हुआ करते थे। उनका पानी बताते थे कि उनका पानी पीने के बाद में आदमी इतना उत्तेजित हो जाता था, उसके बाद में वो लड़ने के लिए इतना तैयार हो जाता था कि हत्या कर देता था। तो तत्कालीन समय में बताया जाता है कि अंग्रेज़ सरकार ने उन लोगों के इस तरह से व्यवहार की वजह से उन्होंने उस दोनों कुओं को बंद करवा दिया। जी। और कोई एक वो भी बताया था जहाँ नीम का पेड़ लगाया गया कुएं का, वो राजस्थान का मामला बताते हैं। नीम का थाना है, वहाँ भी वो जो कुआं था अंग्रेज़ों के समय में, तो कहा जाता था कि इस कुएं को पानी पीने से डकैत बन जाते हैं बच्चे। तो वहाँ क्षेत्र, वहाँ के लोग बचपन में ही जैसे ही बच्चे का जन्म होता था तो उसको उस कुएं का पानी पिलाने लाते थे, जिससे कि वो उग्र हो और डकैत बने। अनिल जी, हम देखते हैं कि जो पान सिंह तोमर हुए वो ठाकुर बिरादरी से हुए, और भी एक मोस्टली जो डकैत हम सुनते हैं ठाकुर या वैसी भी, मतलब ठाकुर बिरादरी से देखते हैं। तो क्या ठाकुरों का ही वर्चस्व दिखाई देता है यहाँ भी, डकैतों के और बागियों के भी उसमें? नहीं, डकैत या बागी जो भी हुए, ऐसा नहीं है कि ठाकुर ही हुए हैं। शोषित वर्ग तो ठाकुरों में भी रहा है, दूसरी वर्गों में रहा है। जैसे पान सिंह है, वो भी ठीक है, वो ठाकुर थे। लेकिन अगर मोहर सिंह की बात करें, मलखान सिंह की बात करें, दयाराम गलरिया, राम बाबू गलरिया की बात करें, फूलन देवी की बात करें, कुसुमा नाइन की बात करें, हैं, पुतली बाई की बात करें, ये तो ठाकुर नहीं थे ना, ये भी डकैत हुए। तो वो तो जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, जो शोषित हुआ है, उसने बंदूक उठाई है। और ख़ासतौर से ठाकुरों को तो फिल्मों में बदनाम किया गया है जी। वो काम कुछ नहीं करना है, कि इन्होंने ये अत्याचारी हुए हैं, जबकि ठाकुर ठीक है, उन्होंने क्षत्रिय या ठाकुर जो इन्होंने राजा रहे हैं, राज किया है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हर आदमी क्या कहते हैं अत्याचारी हुआ। 100 में से अगर वो तो सभी समाजों में होते हैं। ऐसे यहाँ भी एक आध जो लोग हुए हैं ऐसे लोग। बाकी बात बदनाम ठाकुरों को कर दिया गया है फिल्मों में, ख़ासतौर से हिंदी फिल्मों ने। और हिंदी फिल्मों में भी हमारे मुरैना के एक लेखक थे मनमोहन कुमार तमन्ना, उन्होंने डकैतों की जो किताबें लिखी हैं यहाँ के जीवन पर, सबसे ज़्यादा उन्होंने बदनाम किया है। उन्होंने अपनी किताबों में ठाकुरों को विलेन बना दिया है। और वो खुद पंजाबी थे, वो यहाँ के नहीं थे, यहाँ रहते थे। और उन्होंने यहाँ के चंबल के ऊपर पान सिंह तोमर से लेके सभी डकैतों के ऊपर किताबें लिखी थी। और उन्होंने उनमें सब में ठाकुरों को विलेन बनाया है। हमारे चंबल को खासतौर से
विलेन बनाने में हमारे यहाँ के ही कुछ लेखक और फिल्मों का रोल रहा है, जबकि चंबल इतना बदनाम नहीं है और चंबल इतना ख़राब नहीं है। जबकि इसका उजला पक्ष ये देखिए, आज के 10 साल पहले तक अगर कोई महिला रात में अकेले जा रही है गहने पहन के, तो उसको कोई छूता तक नहीं था, बोलता तक नहीं था, टोकता तक नहीं था। लेकिन यहाँ को बदनाम ज़्यादा किया गया है। लेकिन मैं इस मतलब देख के दृश्य बहुत ही मतलब मैं हैरानी महसूस कर रहा हूँ अनिल जी कि एक मंदिर नहीं है, सीढ़ियाँ तक नहीं है। आपने वही जो जिक्र किया कुछ वही इसको प्रतिबिंबित करता है उसी नहीं तो ये हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि जैसे एक कहानी जुड़ी हुई है श्रवण कुमार से। हाँ। जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को अपने कंधे पे ले जा रहे थे, उन्हें तीर्थ यात्रा करवा रहे थे, तो वो चंबल क्षेत्र से गुजरे थे। हाँ। तो श्रवण कुमार ने चंबल में आए और जैसे ही इन्होंने यहाँ का पानी पिया, चंबल का पानी पिया, तो एकदम उनको वो दिमाग घूमा। बोले यार मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, इनको घुमा रहा हूँ। तो वो उन्होंने माँ बाप को रखा किनारे, बोले अब तुम यहीं रहो या जो भी करना है तुम्हें करना है करो, मैं जा रहा हूँ, अब मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकता। तो उनके माँ बाप ने उनसे कही बेटा एक काम करो, अब इतनी दूर तक तो तुम परेशान हुए ही हो हमें घुमाते हुए, तुम हमें आगे ब्रज क्षेत्र में छोड़ दो, यमुना के किनारे, हम वहाँ रह लेंगे। तो श्रवण कुमार इनको लेके मथुरा के पास वहाँ ब्रज क्षेत्र में पहुँचे। वहाँ उन्होंने जाकर यमुना का पानी पिया। यमुना का पानी पीते ही उनकी दिमाग एकदम शुद्ध हुआ। फिर उन्होंने सोचा ये मैं क्या करने जा रहा था अपने माँ बाप के साथ में। तो बोले, तब उन्होंने अपने माँ बाप से पूछा, तो वो बोले बेटा तुम चंबल के किनारे थे, हमें समझ में आ गया था कि तुमने उसका पानी पिया जिसकी वजह से तुम्हारी मति थोड़ी सी खराब हुई थी। जी जी जी। अनिल जी कोई ऐसा किस्सा जो आपने चंबल से जुड़ा हुआ और सुना हो, या आखिरी के कुछ सवाल है हमारे, जो रोचक किस्सा हो या कोई रहस्यमयी कहानी हो जो सुनी हो आपने? नहीं, चंबल में ऐसा जो चंबल क्षेत्र यहाँ के जो है मुरैना के और आसपास क्षेत्रों के लिए बेशक इसको स्थापित कहा जाता हो, लेकिन मुरैना और भिंड और यहाँ के लिए तो ये वरदान है। मुरैना में जो फसलें हो रही हैं अब चंबल के पानी से ही हो रही हैं। हाँ। जो नहरें हैं वो कोटा बैराज से पानी नहरों में आता है पूरे क्षेत्र में। मुरैना के लिए तो जीवनदायिनी है चंबल। बेशक इसको कथा कहानियों में बेशक इसको स्थापित कहा गया हो, इसकी पूजा नहीं होती हो, इसके किनारे मंदिर ना हो, पुरानी के जो भी कहावतें या किंवदंती चली आ रही हैं उनकी वजह से, लेकिन कम से कम चंबल क्षेत्र के लिए आज के दिन में तो जीवनदायिनी है। धौलपुर के लिए पानी सप्लाई होता है, अब यहाँ का पानी ग्वालियर तक जाएगा, ग्वालियर के लोग भी पिएंगे जी। तो यहाँ के लिए तो जीवनदायिनी है। अच्छा, जैसे कोंथर के कुएं के बारे में ये बताते हैं कि यहाँ पर एक बार सिंधिया की सेना कहीं से लड़ाई लड़के आ रही थी, वहाँ उनका समझौता हो गया था लड़ाई में। सेनापति ने आके कोंथर गांव में डेरा डाला और जाके कुएं पे ही तरोताज़ा होने के लिए नहाए धोए, पानी पिया। जैसे ही पानी पिया वैसे ही उसका दिमाग घूमा, वो उत्तेजित हो गया। बोले यार हमने क्यों कर लिए ये समझौता, क्यों कर लिया, चलो दोबारा लड़ते हैं। तो और सैनिकों ने बोला सेनापति जी को थोड़ा सा रोको, कुछ घंटे बाद पानी का असर ख़त्म हो जाएगा तो ये सही हो जाएंगे। तो फिर वो कुछ घंटों बाद सेनापति का जो असर था वो ख़त्म हो गया पानी का। हाँ, लेकिन आज भी ये है कि उस गाँव के तकरीबन हर घर से एक या दो लड़के आर्मी में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में हैं। और दूसरा नेगेटिव पक्ष ये भी रहा है कि उस गांव के कई ऐसे बदमाश भी हुए हैं, बागी भी हुए हैं। नहीं, बागी नहीं हुए, बदमाश हुए जिन्होंने देश में ऐसे चर्चित कांड किए हैं जो कि थोड़ा सा नेगेटिव पक्ष है। निकोलस पेरामल कंपनी है दवाई की, उसके क्या कहते हैं, उसके सीईओ आए थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की इन्वेस्टर मीट में, तो इन्वेस्टर मीट के बाहर से ही उनका अपहरण कर लिया था। हैं वहाँ क्या है, सबसे बड़ी बात ये थी, अब तो थोड़ा सा बदला है, नहीं तो पहले ये था कि अगर लड़का भर्ती हो गया फौज में तो ठीक है, नहीं तो अगर वहाँ से ओवर एज हो गया और वो नहीं कर पाया तो जेब में कट्टा लगाता था और निकल पड़ता था। ये उस क्षेत्र का है। अच्छा, चलो और कोई रोचक किस्सा चलते चलते कोई? चंबल में तो रोचक यही है कि यहाँ से आप जाएंगे आगे तो यहाँ खूबसूरत आपको दिखेगी। हाँ। रहू घाट पर आपको इसकी खूबसूरती बहुत अच्छी दिखेगी। सबसे बड़ी बात इसके घड़ियाल और मगर भी और डॉल्फिन। हाँ, उनके बारे में बताइए। घड़ियाल, डॉल्फिन अगर देखना हो किसी को तो वो कब आए, बोटिंग का कब शुरू होती है? बोटिंग के लिए और देखने के लिए
विशेष तौर पे बारिश के बाद यानी अक्टूबर से लेके और मई तक का सीज़न रहता है, जहां आप आके चंबल में बोटिंग कर सकते हैं, घड़ियाल मगर देख सकते हैं। अगर आपका लक साथ दिया तो आप डॉल्फिन भी देख सकते हैं, क्योंकि डॉल्फिन हर 3 मिनट के बाद 3 सेकंड या 3 मिनट के बाद में ऊपर सांस लेने के लिए आती है। वो पानी में सांस नहीं ले पाती, वो ऊपर ही लेती है। जब वो ऊपर निकले, वो संयोग से आप वहाँ पास में हो तो आपको दिख जाएगी। करीब 80-85 डॉल्फिन चंबल में हैं। और अभी जहाँ हम खड़े हैं इस जगह को क्या बोलते हैं, कहाँ पर है? ये राजघाट पुल है, चंबल का राजघाट पुल है, जो मुरैना और धौलपुर राजस्थान की सीमा को जोड़ता है। जी जी जी। तो दोस्तों, ये है चंबल नदी का किस्सा, कुछ मिथ्या और कुछ सत्य। आप क्या सोचते हैं चंबल नदी के बारे में, हमें लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में। और बहरहाल दोस्तों, हमें तो लगी है प्यास और हम पानी की बोतल लेके आना भूल गए, तो हम इसी चंबल के पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाने जा रहे हैं। आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ट्रैवल जुनून को, और हमें देखते रहिए और हमें प्रोत्साहित करते रहिए, ताकि हम नए नए और दिलचस्प वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें और सफ़र में आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, अभी चंबल की यात्रा यहीं तक, हम आगे आपको लेकर चलेंगे चंबल की और भिंड मुरैना की यात्रा में आगे। आप देखते रहिए ट्रैवल जुनून। नमस्कार।